मैं आज आप लोग के बीच जो है केवल क्यूज जो करने जा रहे हैं वो आपके रहेंगे सिर्फ का सिर्फ साइंस से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा। केवल जो आज का जो जीएस आपका होगा और जीएस क्लासेस क्यूज का वो केवल साइंस पोर्शन से रहेगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज के क्यूज प्रतियोगिता जो होंगे उसमें आप लोग जवाब दीजिएगा, मैं पूछते जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग सवाल की ओर चर्चा करते हैं। बाहरी चीज़ों को मैं छोड़ते हुए आइए हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल बताइएगा। सवाल जो होगा जो आप लोग जानिएगा उसका ध्यान से देखिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। आइए सवाल ये है, चौथी तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है? मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पहले भी भेज दिए थे। चौथी तीव्रता का एसआई मात्रा कंडेला होता है, बिल्कुल सही है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा जो बताएं कंडेला, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताइएगा कि एक मोल का मान कितने अवोगाड्रो के बराबर होता है? 1 मोल इक्वल टू कितना अवोगाड्रो संख्या होता है? एक मोल का मान क्या होता है? 0.66 10 के पावर 23। नहीं, अगर कोई भी एक मोल का वैल्यू क्या होगा? 1.5 into 10 का पावर। नहीं, एक मोल का जो वैल्यू होता है ये भी मैं लिखे थे, ये पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रा है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। इसका लिखा हुआ है 6.022 into 10 के पावर 23। छात्रों, जो सवाल पूछा जा रहा है जवाब तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिस सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं उससे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का एक और हम लोग बता सकते हैं, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया होता है। ध्यान दीजिएगा, तो फोर्स का एसआई मात्रा न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी होता है, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर या दाब का। नेक्स्ट मैं पहले ही बताए थे कि आज का जो क्यूज का क्लासेस होगा वो केवल का केवल सिर्फ का सिर्फ साइंस से संबंधित सवाल रहेंगे, इसको भी आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बताइएगा, आप लोग का है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है, जिसको अकृत कहते हैं हिंदी में। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि का भार कितना होता है, वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम होता है, बिल्कुल सही। मैं इसे एक ट्रिक्स दे देता हूँ, इसको भी याद रखिएगा। कैसे याद रहेगा सो देखिएगा, बड़ा लवर छोटा पिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं पहले ही बताएं एजेएसपीसी ऑफ मैथमेटिक्स जो चैनल है 6 ग्राम, वो चैनल जो है ट्रिक्स पर ही टिका हुआ है। जहाँ तक संभव होता है मैं उसका ट्रिक्स बराबर देते रहेंगे, जहाँ तक हमसे होता है मैं प्रयास करेंगे कि प्रत्येक दिन जो है हमारे चैनल से आप अपडेट रहिए। आपको छोटी मोटी जो भी मिलेगा ट्रिक्स जरूर मिलेगा। बड़ा लम्बा छोटा पिया, इसको ध्यान रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है बड़ी ग्रंथि, और बड़ी ग्रंथि आपका हो जाता है लीवर, इसलिए लाभर यहाँ लिखा गया। और छोटी ग्रंथि जो होता है दोस्तों वो आपका हो जाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल की हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग जिन जिन सवालों का लगे कि हम जान रहे हैं, ठीक है, नहीं जानते होंगे उसको जरूर नोट कीजिएगा, आपको फायदेमंद रहेंगे। और आज का केवल क्लासेस साइंस का ही रहेगा क्यूज के माध्यम से। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है?
कास्टिक सोडा। 7 से कम होता है सर। कास्टिक सोडा 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा कभी बोलते हैं, कभी 7 से नहीं, 7 कम से ज्यादा बोलते की छार होता हैं। है। मैं कहना चाहते हैं कि कास्टिक सोडा का फिक्स मान कितना होता है, पीएच मान। कास्टिक सोडा 6.2 कितनी होता है? इसमें छार होता है 7 से ज्यादा होता है। कास्टिक सोडा जिसका सूत्र होता है दोस्तों NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका पीएच मान 14 होता है, 14 होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। कास्टिक सोडा का सामान्य सूत्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच मान 14 होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा पीएच मान या पीएच वैल्यू का संकल्पना किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने किया था पीएच वैल्यू का। पीएच वैल्यू, पी मतलब पावर, मतलब पोटेंस, शक्ति, एच मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति बतलाता है। ये बतलाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। दोस्तों आगे आप होगा बताइएगा, आप लोग बताइएगा नींबू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मैं चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था, चूहा, कबूतर, लेकिन आपको 2.2 सर 2.2। नींबू में कितने, पीएच मान नहीं पूछ रहा हूँ, नींबू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? नींबू 60 नहीं, 39 दोस्तों नींबू में 18-36 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 36 पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल जो होगा आप लोग इस पर भी जवाब दीजिएगा, ये भी सवाल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, और जी जो है ग्रेविटी फोर्स भी होता है। एक बड़ा जी होता है, एक छोटा जी होता है। तो बताइएगा, चलिए बड़ा जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन बड़ा जी का, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। लेकिन छोटा जी का मान क्या होता है? 1.8 into 10 power 4। छोटा जी का मान क्या होता है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल कहते हैं? 9.8 बिल्कुल सही बोले। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कहीं कहीं न्यूमेरिकल बनाते हैं, पॉइंट में रहता है, पॉइंट लीजिएगा। पॉइंट नहीं ले तो आपको 10 भी लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों आगे होगा, आप लोग बताइएगा वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? वर्मी कंपोस्टिंग साग सब्जी या कूड़े कचरे से बनाया जाता है, जिसमें केंचुए का उत्पादन का या वर्मी 30 प्रकार के उष्माक्षेपी अभिक्रिया है वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि संयोजन अभिक्रिया से ही रिलेटेड पार्ट है उष्माक्षेपी। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है वर्मी कंपोस्टिंग, जो आपका कूड़े कचरे साग सब्जी का जो है छिलके या जो भी आपका जितने सारे जो बनाया जाता है, जिसमें केंचुए का उत्पादन भी वर्मी कंपोस्टिंग होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। संयोजन अभिक्रिया के तहत एक अभिक्रिया आती है उष्माक्षेपी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि दूध की शुद्धता को किस अंतर से मापी जाती है? लैक्टोमीटर। मैं इसको पहले भी एक वीडियो में भी भेजे हैं, दूध से संबंधित बहुत सारे सवाल भी हम भेजे थे आपको चैनल के माध्यम से, उसको भी आप देखिएगा। दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है दुग्ध मापी यंत्र से मापी जाती है दूध की शुद्धता को। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दुग्ध मापी। सवाल उठता है दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर में मापा जाता है, क्यों इसको हम लोग देखते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ला से लैक्टोमीटर, ला से लैक्टोबैसिलस, यानी मापने का जो अंतर है दूध, जिसको हम लोग इंग्लिश में दोस्तों मिल्क कहते हैं, मिल्क। और इस मिल्क से संबंधित देखिएगा कितने सारे बात उठता है। पहला जो है अंतर, उसका डिवाइस जो मापने वाला, उसका नाम है लैक्टोमीटर। ध्यान दीजिएगा, लैक्टोमीटर। उसके बाद इसमें जो जीवाणु पाया जाता है, सूक्ष्म जीव जो पाया जाता है, सूक्ष्म जीव, इसमें जीवाणु पाया जाता है।
जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु का ही एक भाग है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये वहाँ इंडिकेट तब लैक्टोबैसिलस। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अम्ल पाया जाता है, अम्ल या एसिड, उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। दोस्तों जानने से लगता है वैसा मिलता जुलता वर्ड है, और मापने का भी अंतर बता दिए। और इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों, ये पहले हम बहुत पहले इसका अध्ययन होता है। पीएच मान 6 तो गलत है, 6.4 होता है। मैं बताए थे हमारे प्रिय खिलाड़ी धोनी का जो नाम लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का, उन्होंने दूध पिया तो छक्का और चौका मारा। पहला जब एनर्जी रहा ताकत, तो सीधे के सीधे 6 मार दिया, एनर्जी थोड़ा कम हो गया, तो पीएच मान का पॉइंट भी कम हो गया, 6.4 हो गया। दोस्तों इसको अभी आप याद रखिएगा। ये भी जबरदस्त है कि धोनी ने दूध पिया और छक्का चौका मारा। दूध पीने बाद तुरंत जो है उसका एनर्जी आया, ताकत आया, तो एनर्जी तो भैया तो पहला 6 लगाया, तो उस समय एनर्जी जो उसका थोड़ा ज़्यादा था, जब घट गया तो पॉइंट भी घट के 4 हो गया। इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूध से संबंधित जो है आपको पूछेगा देश नंबर 1 में, तो हम लोग का अपना देश है भारत, और जब राज्य पूछेगा तो जवाब दीजिएगा यूपी, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश। ये तमाम पॉइंट को आप लोग नोट भी कीजिएगा, बहुत बेहतर चीज़ है, आप भी रखिएगा। दूध से संबंधित जो है क्रांति चली थी, उसका नाम था दोस्तों श्वेत क्रांति, और इसका एक फ्लड था, उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति का संबंध का सूत्रधार जो था, जन्मदाता जो था, उसका नाम था वर्गीज कुरियन। इसके जो जन्मदाता थे, वो जन्मदाता का नाम था वर्गीज, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसका जो जन्मदाता थे श्वेत क्रांति का। पूछेगा श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, तो अब सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा, दूध से संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है, मिल्क से संबंधित है। जिस तरह से आपको पूछेगा हरित क्रांति फसल से, चावल और गेहूं से संबंधित है, उसी प्रकार से श्वेत क्रांति दूध का कलर भी श्वेत होता है, और इसमें कैरोटीन पाया जाता है, और उसी के कारण जो है दूध थोड़ा सा पीला भी दिखाई देता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल होगा, विटामिन का खोज किसने किया? हंट ने किया था 1911 में। 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज जो है सिफन के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है तमाम विटामिनों को 2 भागों में बांट दिया। एक जो है विटामिन का हम लोग प्रकार जानेंगे दोस्तों, ये भी बहुत सवाल इससे पूछता है विटामिन से रिलेटेड। ये 2 प्रकार से विटामिन हम लोग बांटते हैं, एक जल में घुलनशील, और याद रखेंगे बोलना चाहिए खा वसा में घुलनशील। यानी विटामिन जो है on the solubility of vitamins, there are 2 types of vitamins. First of all, water soluble और fat soluble। यानी कौन सा विटामिन पानी में घुलता है और कौन सा विटामिन वसा में घुलता है, फैट में घुलता है, तेल में घुलता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। ये तमाम विटामिन जो है दोस्तों, ये आपका जो है वसा या तेल में घुलने वाला विटामिन है, तेलयुक्त पदार्थ में घुलने वाला विटामिन है। तो आप ध्यान में रखिएगा, वो ये कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलता है, विटामिन बी और सी। और अड़ेक, इसको याद रखिएगा, अड़ेक, ये अड़ेक जो है वो वसा में घुलने वाला विटामिन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मैं तमाम संबंधित सवाल जो विटामिन से रिलेटेड आपको और मैं करवा देता। विटामिन का खोज 1911 ईस्वी में मिस्टर सिफंक के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, क्यूज प्रतियोगिता के माध्यम से। ये भी जल में घुलने वाला 2 विटामिन है, विटामिन बी और सी, और वसा में घुलने वाला विटामिन ए, डी, ई, के। सवाल इससे पूछेगा, बहुत सारे विटामिन से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं, और किस प्रकार हैं उसका आप जवाब दीजिएगा। बताइएगा विटामिन ए की कमी से कौन सी एक रोग होती है, मुख्य रोग रतौंधी होता है।
इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, इसके लिए गाजर है, हरे साग सब्जी खाना चाहिए इसके उपचार के लिए। और इससे सवाल पूछेगा किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है, तो विटामिन ए को कहा जाता है, क्योंकि ये विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। दोस्तों इसको भी मैं पहले कभी लिखे होंगे, इसको भी याद रखिएगा। रथ एक टॉफी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये ट्रिक्स है। रथ से ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये हो गया। दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। विटामिन का कोड भाषा जो होता है शॉर्ट में लिखने की भाषा VIT होता है, इसको भी आपको जानकारी रखने की जरूरत है। VIT लिख देगा, VIT ये मतलब इसका अर्थ हुआ विटामिन ये होगा, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। विटामिन का कोड भाषा यानी इसका शॉर्ट भाषा VIT होता है। VIT मतलब विटामिन। रा से रेटिनॉल होता है, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। दोस्तों था से थायमिन होता है, जो बी का है। एस्कर्बिक एसिड सी का है, और का से कैल्शियम डी का है, और टेकोफेरल ई का है, और फिलोकेनिन जो है के का है। दोस्तों इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तमाम विटामिनों से अभाव में, कमी में कौन सा रोग होता है, उसके कारण कौन सी जो है बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ए से रतौंधी हो जाता है कमी से, इसके अभाव से। बी की कमी से बेरी हो जाता है। सी से एस्कर्बिक हो जाता है, और आपका जो डी से रिकेट्स जो हड्डी कमजोर हो जाती है बच्चों में। और जो विटामिन डी जो आपका उपचार करने का यही है, आपका सूरज की प्रकाश से डी जो मिल जाता है आपको फ्री में, कोई पैसा नहीं, आप सनलाइट लीजिए और विटामिन डी को प्राप्त कीजिए। और टेकोफेरल होता है ई का, इसकी कमी से बंझापन हो जाती है, प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी जो बच्चे देने लायक हैं वो देने में असमर्थ हो जाते हैं विटामिन ई की कमी से। दोस्तों और के से जो होता है रक्त का थक्का जमना, ये होता है। दोस्तों ये तमाम चीजों को याद रखिएगा कि कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन का खोज किसने किया, कब किया, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया, तमाम सवालों का आप याद रखिएगा। आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा यदि आपसे चर्चा को करेगा। एक नंबर में आपसे पूछेगा विटामिन क्या है, तो सीधे बताइएगा विटामिन वह पोषक तत्व है, वह पोषक पदार्थ है जो उपापचय की प्रक्रिया में सहयोग करता है, सहायता करता है। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो इसमें पचाने का कैपेसिटी होता है। जब हम विटामिन युक्त भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो विटामिन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उपापचय या डाइजेशन सिस्टम या पाचन की प्रक्रिया में सहयोग करता है, सहायता करता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पाचन जो है विटामिन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल होगा, बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि पूछेगा, आपसे सवाल तैयार करेगा कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बोलिए। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसको साइट्रिक भी कहते हैं। मैं इसका ट्रिक्स दिए थे, नानी संतरा सिट्रिक, यानी ना से नारंगी, नी से नींबू, और सा से नानी संतरा, संतरा से संतरा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा आंवला, नींबू, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सब बताइएगा। विटामिन सी पाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बताइएगा कि पूछेगा आपसे सवाल गंडमाला रोग, ये वर्ड आपका नया आया होगा, गंडमाला, या इससे सवाल पूछेगा गर्दन का फूलना, या आपको इससे पूछेगा घेंघा रोग, किस तत्व की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। आयोडीन के समस्थानिकों का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका उपचार को आसानी से कर लेंगे, इसका इलाज को कर लेंगे। इसी को गंडमाला या गर्दन का फूल जाना या घेंघा रोग या ग्वाइटर जो बोला जाता है, जब इसका चिकित्सक जो है चिकित्सक इसका इलाज करने के लिए आयोडीन के समस्थानिकों का प्रयोग करने के लिए बोलता है। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बोलेगा कैंसर रोग के उपचार के लिए किस तत्व के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है, कैंसर रोग, उसमें क्या आता है?
बोलिए पास है सर। इसमें कोबाल्ट के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्ठी में यूरेनियम के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पूछेगा कि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व में होता है? सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है, जो 27 होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का 3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ड्यूटेरियम को भारी जल भी कहा जाता है, जिसको हैवी वाटर कहा जाता है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। किस के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है? सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार हो जाती है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। बताइएगा अंगूर उत्पादन जो मेरा बायो पार्ट में चल जाता है और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में भी मिलता जुलता है। मैं आज की क्लासेस में बोले तो पहले साइंस से ही समझ लेते रहेंगे, लेकिन अंगूर के उत्पादन के अध्ययन को किस में अध्ययन किया जाता है? या अंगूर का उत्पादन किस में अध्ययन किया जाता है? किस जान से थोड़ा चलिए, अंगूर का उत्पादन जो है विटीकल्चर के तहत किया जाता है। विटीकल्चर में जो है अंगूर का उत्पादन किया जाता है। ये भी याद रखिएगा अंगूर के उत्पादन को। और आज की क्लासेस को हम लोग यहीं रुकते हैं। और आप लोग जो हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, कोशिश करें जुड़ने का प्रयास करें। आखिर आपको जुड़ गए तो खराब भी लगता होगा तो कमेंट कीजिए कि आपसे ये मिस्टेक हो रहा है। मैं इसलिए सबसे पहले सभी सब्सक्राइबरों को जो मेरे चैनल में जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं उन लोगों से यदि हमसे कहीं किसी तरह से किंतु परंतु हो रहा है, उसके लिए आप लोग बेफिक्र कमेंट कीजिए कि आपसे ये गलत हो रहा है, आपसे ये सही जानकारी नहीं मिला है। मैं हाल फिलहाल से ही चैनल के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को, हम अपने दोस्तों को, हमारे चैनल में जुड़े तमाम टीमों को कम ही समय से बना रहे हैं। हो सकता है हमसे गलती भी होता होगा, तो उस पर जो है आप लोग गौर करके देखें और जरूर आप कमेंट करें कि आपको ये दिक्कत हो रहा है। यह नंबर जो है, इस नंबर पर आप डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। कहीं आपको सकारात्मक भी होता होगा तो उस पर भी आप विचार रखें, और कहीं आपसे हमसे कहीं मिस्टेक होता होगा तो दोनों बातों को लेकर हमें जानकारी दे दें, ताकि हम आप लोग से भी सीखने का एक मौका मिलेगा दोस्तों। और याद रखें हमारा चैनल ये जेसीसी ऑफ मैथमेटिक्स, उसको सब्सक्राइब करने के लिए भूलें नहीं। याद रखें जहाँ भी होगा ये जेसीसी ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ आप सब्सक्राइब करने के लिए भूलें नहीं। और ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आप क्यूज में नहीं भी आ रहे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक जरिया मिल गया पढ़ने का और उस माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। मैं सभी सब्सक्राइबरों को, मैं सभी हमारे ये जेसीसी ऑफ मैथमेटिक्स में जुड़े सभी टीमों को मैं हार्दिक अभिनंदन। तब तक के लिए मैं बाय, जय हिंद, जय भारत।